स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज का हमारा 5 चैप्टर टॉपिक है संधि। संधि का मतलब होता है जोड़, किसी चीज़ को आपस में जोड़ना। तो संधि की परिभाषा, वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वो कहलाता है हमारा संधि। संधि के प्रकार, संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि, अगर कहा जाए आपसे कि स्वर संधि की परिभाषा लिखिए, तो स्वर संधि जब किसी स्वर का स्वर से मेल होता है और उससे जो परिवर्तन आता है तो वो आपका कहलाता है स्वर संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो जब किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन आता है वो आपका कहलाता है व्यंजन संधि। इसके बाद आता है आपका विसर्ग संधि। तो जब किसी विसर्ग के बाद कोई स्वर आए या फिर कोई व्यंजन आए और उसके मेल से जो परिवर्तन होता है वो आपका हो जाता है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले स्वर संधि। अब जो स्वर संधि होती है उसके 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले दीर्घ संधि को समझते हैं। दीर्घ संधि का मतलब होता है समान स्वर, यानी कि जो दीर्घ संधि होती है वो आपकी 2 समान स्वरों के आधार पर टिकी होती है। इसके अंतर्गत आ, ई और उ यही तीनों स्वर आते हैं। ये जो दीर्घ संधि होती है इन्हीं तीनों पर आधारित होती है। तो सबसे पहले जो स्वर होते हैं वो दोनों ही समान होंगे। अगर आ है तो आ होगा, ई है तो ई होगी और ऊ है तो ऊ होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे छोटा आ प्लस बड़ा आ, तो इन दोनों के मिलाने से बड़ा आ ही बनता है। चाहे आपका आगे बड़ा आ हो जाए, चाहे पीछे बड़ा आ हो जाए, चाहे दोनों बड़े हो जाएं, चाहे दोनों छोटे हो जाएं, आपका इस संधि के अंतर्गत जो स्वर का रूप होता है वो दीर्घ ही होता है। तो समान स्वर, और इसकी पहचान होती है शब्द के मध्य में बड़े आ, बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा का होना। बहुत सरल तरीका है। जो मात्रा होती है वो बड़े आ की होगी या फिर बड़े ई की होगी या फिर बड़े ऊ की होगी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि समान स्वर होंगे। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हिम प्लस आलय। अब हमने 2 शब्द लिए, पहला शब्द है हिम और दूसरा शब्द है आलय। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी व्यंजन स्वर के बिना अधूरा होता है। जब उसमें स्वर मिला होगा तभी वो पूर्ण व्यंजन होगा। तो यहाँ पर माँ है, लास्ट वर्ड जो है वो हमारा माँ है, तो माँ में छोटा आ मिला हुआ है। तो यहाँ पर हमारा हो गया छोटा आ और प्लस बड़ा आ। हमें पता है कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उनका रूप दीर्घ हो जाता है। तो जो मात्राएं हैं, जो स्वर हैं, वो हमारे मात्राओं के रूप में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा हिमालय, तो बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। इसी तरह लिखा है परी प्लस इच्छा। यहाँ पर हमारी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो छोटी ई, और यहाँ पर हमारी बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो बड़ी। तो यहाँ पर हमारा हो गया परीक्षा। वधु प्लस उत्सव, यहाँ बड़ा ऊ है और यहाँ पर हमारा छोटा ऊ है, तो इन दोनों को मिलाकर वधूत्सव, यानी कि तो आप तीनों शब्दों में देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा है।
तो सबसे पहले आप शब्द को 1 सेकंड में देख के ही समझ लेंगे कि यहाँ पर स्वर संधि है। सबसे पहले तो ये देख लें कि समान स्वर हों, जो स्वर हों वो कैसे हों, समान हों, एक जैसे हों, और शब्द के बीच में बड़े या बड़ी और बड़े ऊ की मात्रा हो। तो अगर ऐसा है तो आप 1 सेकंड में बता सकते हैं कि यहाँ पर दीर्घ संधि है। दूसरी आती है आपकी गुण संधि। गुण संधि के अंतर्गत भिन्न स्वर होते हैं। भिन्न का मतलब विपरीत, समान स्वर नहीं होंगे। समान स्वर होंगे तो वो जाएगी आपकी दीर्घ के अंतर्गत। भिन्न स्वर शब्द के मध्य में ए, ओ और री की मात्रा का होना, यानी कि ए की मात्रा बीच में ए की मात्रा होगी, ओ की मात्रा होगी, या फिर आपकी री की मात्रा होगी। ये पहचान है संधि की, बहुत सरल तरीका है। जैसे लिखा है गढ़ प्लस ईस, तो यहाँ तो हमें पता ही है कि छोटा आ है और यहाँ बड़ी है। तो जब आ और ई दोनों आपस में मिले तो इन दोनों ने मिलकर के एक परिवर्तन किया कि ए का निर्माण किया। आ और ई जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ए का निर्माण होता है। तो यहाँ पर गढ़ प्लस ईस लिखा है, तो जब आ और ई ने मिलकर के ए बना दिया तो यहाँ पर आपका हो गया गणेश। महा प्लस उदय, यहाँ पर आपका बड़ा आ है और यहाँ पर आपका छोटा ऊ है, तो आ और ऊ मिलकर के ओ का निर्माण करते हैं। जब आ और ऊ आपस में मिलते हैं तो ओ बनता है, तो यहाँ पर आपका हो गया महोदय। जब महा बड़ा है, यहाँ पर रीरी है, तो जब आ और रीरी आपस में मिलते हैं तो एक नई ध्वनि बनती है अर, तो यहाँ पे आपका हो गया महर्षि। महर्षि, तो यहाँ पर अर की ध्वनि निकल रही है। तो यहाँ पे अब इस गुण संधि के अंतर्गत जो शब्द होते हैं उनमें अधिकतर शब्दों में ए की मात्रा, ओ की मात्रा या फिर री की मात्रा बीच में लगी होगी। आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ पर हमारी गुण संधि है। अगला आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंतर्गत भी आपका भिन्न स्वर होते हैं। भिन्न का मतलब विपरीत स्वर, समान स्वर नहीं होंगे, भिन्न स्वर होंगे। शब्द के मध्य में आई और औ की मात्रा होगी। सबसे बड़ी पहचान है कि जो शब्द होगा उसके बीच में आई की मात्रा होगी या फिर औ की मात्रा होगी, क्योंकि यहाँ पर आ, वहाँ पर क्या था कि आ और ई मिल रहे थे गुण संधि में, और यहाँ क्या होगा कि आ के साथ ए मिलेगी, आ के साथ ऊ मिलेगा। जब आ के साथ ए मिलेगी तो आई बनेगी, और जब आ के साथ ओ मिलेगा तो औ बनेगा। तो यहाँ पर देखो जैसे लिखा है तथा प्लस एव, यहाँ पर हमारा बड़ा है और यहाँ हमारी ए है। हमें पता है कि जब आ के साथ ए मिलती है तो आई का निर्माण करती है, तो यहाँ पर हमारा हो गया तथैव। जल प्लस औद, यहाँ छोटा आ है, यहाँ हमारा औ है। जब आ के साथ ओ मिले या औ मिले, एक चीज़ ध्यान रखना है कि यदि आ के साथ ए मिलती है तब भी आई बनेगी, और जब आ के साथ आई मिलती है तब भी आई बनेगी। इसी तरह आ के साथ ओ मिलता है तब भी आपका ओ बनेगा, औ बनेगा, और जब आ के साथ औ मिलता है तब भी आपका औ ही रहेगा, क्योंकि दीर्घ रूप ही तो रहेगा। तो जल प्लस औद, तो यहाँ पे हो गया आपका जलौद। यड़ संधि। यड़ संधि का नियम बहुत सिंपल है। जैसे शब्द के मध्य में आधा व्यंजन होना, सबसे बड़ी पहचान है इसकी यड़ संधि की कि जो भी यड़ संधि का उदाहरण होगा उसमें कोई ना कोई आधा व्यंजन अवश्य होगा। अभी देख लो जो स्वर संधि थी उसमें आ के साथ आ मिल रहा था, ई के साथ ई मिल रही थी और ऊ के साथ ऊ मिल रहा था। इसी तरह गुण संधि में आ के साथ ई मिल रही थी तो ए का निर्माण कर रही थी, आ के साथ
ऊ मिल रहा था तो ओ का निर्माण कर रहा था, आ के साथ रीरी मिल रही थी तो रीरी अर का निर्माण कर रही थी। इसी तरह वृद्धि संधि में आ के साथ ऐ मिल रही थी तो ए मिल रही थी तो ऐ का निर्माण कर रही थी, और ऐ भी मिल रही थी तब भी ऐ का निर्माण कर रही थी। और अगर आ के साथ ओ मिल रहा था तब भी औ बन रहा था, औ मिल रहा था तब भी औ बन रहा था। अब जो यड़ संधि है इसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आ होता है, ई होती है, वो आगे आ जाती है और जो आ होता है वो पीछे चला जाता है। तो इसमें क्या है, यड़ संधि के अंतर्गत जब कोई भिन्न स्वर आए, यानी कि सीधा सा मतलब है, आ से मतलब नहीं है कि केवल ई के साथ आ ही मिलेगा, नहीं, ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी मतलब ई के अलावा कोई भी स्वर, आपको पता है कि 11 स्वर 13 स्वर हैं मुख्य रूप से, तो इन 13 में से कोई भी स्वर अगर ई के बाद आता है तो ई और आ मिलकर के एक ध्वनि, नई ध्वनि बनती है या, नई ध्वनि बनती है आपकी या। और जब अब जो स्वर आएगा, ई के बाद जो स्वर आएगा उस पर या, उसी की मात्रा या पर लग जाएगी। सीधा सा मतलब है उसी की मात्रा ई पर लग जाएगी। जैसे देखो, यदि प्लस अपि, तो इसमें छोटी ई है प्लस छोटा आ है, तो आपको पता है कि छोटी ई और छोटा आ मिलकर के या का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यद्यपि। इसी तरह आपका जैसे बड़ा अति प्लस आवश्यक, तो यहाँ पर बराबर अत्यावश्यक, क्योंकि जो भी स्वर मिलेगा उसी की मात्रा या पर लगती जाएगी। जैसे लिखा है प्रति प्लस 1, तो यहाँ पर आपकी ई है और यहाँ पर आपका ए है, तो आपको पता है कि ई के साथ जो स्वर मिलेगा उसी की मात्रा या पर लगेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा या, तो यहाँ पर क्या हो गया प्रति 1, मतलब यहाँ से ई हटी और यहाँ से ए हटी, इन दोनों ने मिलकर के ए का निर्माण किया, और ए का निर्माण किया तो प्रत्येक हो गया। अनु प्लस 61, इसी तरह ई पर जो भी स्वर मिलेगा उसी की मात्रा उस पर लगती जाएगी। जैसे नी प्लस ऊन, तो इधर छोटी ई है, जैसे इधर एक साइड छोटी ई है और एक साइड बड़ा हुआ है, तो न्यून हो गया। इसी तरह आपका है, अब देखो दूसरा उदाहरण। अब यहाँ पर तो ई के साथ अन्य स्वर की बात हो रही थी, तो जब ई के साथ अन्य स्वर बनेंगे तो या पर उसकी मात्रा लगती जाएगी। इसी तरह है अनु प्लस 61 बराबर अन्वेषण। अब अगर आगे किसी शब्द के अंतिम वर्ण पर ऊ हो और किसी अंतिम लास्ट शब्द के आरंभ के वर्ण पर कोई भी स्वर हो, तो यहाँ पर ऊ और आ मिलकर के वा का निर्माण करते हैं, एक ध्वनि बनती है वा। तो अब ऊ के साथ जो भी स्वर मिलेगा उसकी मात्रा वा पर लगती जाएगी। समझ लेना इस बात को, ऊ के साथ जो स्वर मिलेगा उसी की मात्रा वा पर लगती जाएगी। जैसे एक ध्वनि बनती है वा, उसी की मात्रा उस पर लगती चली जाएगी। जैसे लिखा है अनु प्लस 61, तो अनु यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ ए है, तो आपको पता है कि ऊ और आ मिलकर के वा ध्वनि का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पर ए है तो ए की मात्रा लग गई अनुवेशण। जैसे लिख दिया जाए अनु प्लस विति, अनु प्लस इति, तो यहाँ छोटा ऊ है यहाँ ई है, तो ई के साथ ई मिली तो अनविति हो गई। सु प्लस अच्छ है तो स्वच्छ हो गया। ठीक है, इसी तरह आपके ये स्वर यड़ संधि चलेगी। इसी तरह आपका रीरी भी इसमें आता है। रीरी का जैसे मात, जैसे लिख दिया जाए
सॉरी इसका उदाहरण लिखा नहीं है, आप समझ लो। जैसे मात्र प्लस आलय, तो मात्र, जब मात्र लिखेंगे तो ता पर रीरी की मात्रा लगेगी, और मात्रा लगेगी तो रीरी और बड़ा आ मिल करके त्रा का निर्माण करेंगे। जब त्रा का निर्माण करेंगे तो हो जाएगा आपका मात्रालय। तो सीधा सा मतलब है इसका, कोई भी शब्द हो उसके बीच में आधा व्यंजन जरूर आता है, चाहे बीच में आ जाए चाहे आरंभ में आ जाए, कोई ना कोई आधा व्यंजन अवश्य आता है। तो ये होता है हमारा यड़ संधि। सीधा सा मतलब है कि ई के साथ जो स्वर मिलेगा उसकी मात्रा या पर लगेगी, और ऊ के साथ जो स्वर मिलेगा उसकी मात्रा वा पर लगेगी। इसी तरह रीरी के साथ जो स्वर मिलेगा उसकी मात्रा री पर लगेगी, रा पर, यानी कि रीरी और आ मिलकर के रा ध्वनि का निर्माण करते हैं, और जो मात्रा रा पर लगती जाएगी, जो स्वर मिलेगा उसी की मात्रा रा पर लगती जाएगी। कोई भी स्वर आपका, इसके अंतर्गत कोई भी स्वर समान नहीं होगा। अगर समान हो जाता है, जैसे ई है तो ई के साथ ई नहीं मिलेगी, अगर ई मिल जाती है तो वो चली जाती है आपकी दीर्घ संधि के अंतर्गत। ऊ है तो ऊ नहीं मिलेगा, रीरी है तो रीरी नहीं मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो वो आपकी दीर्घ संधि के अंतर्गत चला जाएगा। अगली की आती है अयादी संधि। अयादी संधि का मतलब 3 वर्णों का शब्द होना। आपने देखा होगा कि अयादी संधि जो होती है वो 3 वर्णों से, यानी कि 3 जो शब्द होता है वो अधिकतर 3 वर्णों का होता है। इसको समझ लो। यदि अब यहाँ पर क्या था कि पहले वाले में ई, ऊ और री आगे आ रही थी, अब इसमें क्या हो जाएगा कि ए और औ आगे आ जाएगा, ए आई और ओ औ आगे आ जाएंगे और बाकी स्वर सभी पीछे चले जाएंगे। तो जब सबसे पहले इसकी पहचान होती है कि 3 वर्णों का शब्द होगा। उसके बाद जैसे लिखा है ने प्लस अन, तो यहाँ ए की मात्रा लगी है और ए के साथ छोटा आ मिला है तो हो जाएगा अयन। अब एक चीज़ और समझ लो कि जब छोटी ए के साथ, यानी कि ए के साथ आ मिलता है तो एक ध्वनि बनती है आय, और जब आई के साथ आ मिलता है या जो भी स्वर मिले वो मिलता है तो ध्वनि बनती है आय। इसी तरह ओ के साथ अन्य स्वर मिलता है तो अव बनता है, अगर औ के साथ कोई भी स्वर मिलता है तो आव बनता है, आव। तो इसी तरह लिखा है भवन, लिखा है भवन। इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा भो प्लस अन, सॉरी इस पे एक ये मात्रा गलती से लग गई थी, भो प्लस अन। तो यहाँ पर छोटा ओ है और यहाँ पर आ है तो आपका भवन। आपको पता है कि अब ध्वनि निकलती है भवन। इसी तरह पो प्लस इत्र, तो आपको पता है कि जब आगे बड़ा हो पीछे कोई भी स्वर हो तो आपका आव लगेगा, तो पवित्र, पवित्र। इसी तरह आपका हो प्लस अन तो हवन, भो प्लस इस तो भविष्य, भो प्लस उक तो भावुक। यानी कि इसकी पहचान, अब सीधा सा सिंपल सा तरीका, यदि किसी समान स्वर हो और शब्द के मध्य में आ ई ऊ की मात्रा हो तो दीर्घ संधि, भिन्न स्वर हो शब्द के बीच में ए ओ री की मात्रा हो तो गुण संधि, यदि भिन्न स्वर हो शब्द के बीच में आई और औ की मात्रा हो तो वृद्धि संधि, और विपरीत स्वर हो शब्द के मध्य में आधा व्यंजन हो तो आपका यड़ संधि, और अधिकतर 3 वर्णों का शब्द हो तो अयादी संधि। आशा करते हैं कि आपको ये स्वर संधि समझ में आई होगी। इसका आप नोट्स जरूर बनाएं। धन्यवाद।